साथियों, 7 अगस्त को जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम उसका रियल एनालिसिस करने वाले हैं। बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर 2020 में रोक लगाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अक्टूबर 2020 में एक विधेयक पास किया था। नाम था आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020। इसके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी गई। इस विधेयक का नाम ध्यान रखिएगा, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हरियाणा के कोचों के लिए खेलों में उत्कृष्टता के लिए हरियाणा राज्य पुरस्कार है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों को रजत पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। देखिए, टोटल जो पदक मिला था ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक। ठीक है, मतलब कुल मिला के 7 पदक मिले। ठीक है। तो रजत पदक की अगर बात करें तो मीराबाई चानू को 49 किलोग्राम भार वर्ग में और रवि कुमार दहिया को जो है मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नर्तकी को 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोनल मानसिंह। ठीक है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है 2003 में? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था। वो भी एक रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है पद्म भूषण की। ठीक है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। मतलब सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी से है। फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। सल्फर या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया था, तो मैं दोनों का बता देता हूँ आपको। सल्फर का 286। ठीक है। मतलब सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से होता है? मतलब सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोखारचू नामक ग्लेशियर। कहाँ है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में है बोखारचू नामक ग्लेशियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर। ठीक है। तो वहां से सिंधु नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुरी नृत्य। ठीक है। झावेरी बहनें कौन कौन सी हैं? 4 हैं ये। ठीक है। झावेरी सिस्टर्स, दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में भी ध्यान में रखना है कि गुरु विपिन को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुंद। जी हाँ दोस्तों, हुंद को हिंदू शाही वंश की राजधानी कहा जाता है। हुंद है कहाँ ये? खैबर पख्तूनख्वा में सबसे समृद्ध पुरातात्विक स्थल है।
और कहा जाता है कि सिकंदर महान तक्षशिला को जीतने से पहले हुंद में ही रुका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बजट क्या होता है। तो प्रारंभिक बजट का अर्थ है आयोग द्वारा प्रारंभिक विचार के लिए प्रस्तुत मसौदा बजट है। प्रारंभिक बजट क्या है? मसौदा बजट है ये। ठीक है, जो बजट वर्ष के लिए पूर्ण या काफी हद तक पूर्ण बजट होगा और जो बजट के औचित्य के साथ होगा। तो प्रारंभिक बजट क्या है? मसौदा बजट है। चलिए अब यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। लेकिन मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? लाइक शेयर तो कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, वो आया था, ये नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, सभी आए थे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत जाइए प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, नहीं मन लग रहा देखने का, छोड़ के अभी चले जाइए आप, लेकिन देखना है तो पूरा देखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 जनवरी 1999 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, इस योजना की आधारशिला रखी गई। क्या था इस योजना में? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ना था, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, और आधारशिला तो 6 जनवरी 1999 में रखा गया, लेकिन आधिकारिक रूप से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई 2001 से। 2012 में जाकर के यह परियोजना पूर्ण हो गई और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। वहीं पुरुषों की अगर बात करें तो 2.14 है और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छठा G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया इसलिए इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। कमेंट करके आप बताइएगा क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या। ठीक है, और आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शीशम, महोगनी, सागौन, आबूनस और रबर किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ये व्यवसायिक के लकड़ियां हैं, व्यवसायिक के पेड़ हैं। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण व्यवसायिक पेड़ हैं। तो इन जंगलों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसल बीमा योजना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको अनुच्छेद भी बता दूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 और 4 है, भाग 3 संविधान की आत्मा को कहलाती है और भाग 4 संविधान की चेतना कहलाती है। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब आइए हम क्वेश्चन के जवाब पे चलते हैं कि जो बीमा है, फसल बीमा है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 36 से 51 में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 48। क्या है अनुच्छेद 48 से? कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये अनुच्छेद 48 है, कृषि संबंधित है, इसलिए फसल बीमा योजना भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि त्रिपक्षीय संधि 1838 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828 से लेकर 1835 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था। अब इस संधि के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो संधि हुई थी ये 26 जून 1838 को अंग्रेजों, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, तो 3 लोगों के बीच में हुई थी, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार शाह शुजा ने सभी अफगान क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, जिसमें कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, अटाक और डेरा जहाज शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है। फोल्टी विंग्स का इडियम था, उसका मीनिंग पूछा गया था। तो फोल्टी विंग्स का मीनिंग होता है अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय हल्की नींद लेना या झपकी लेना, उसको बोलते हैं फोल्टी विंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 13 का संबंध है मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि अगर बनाई जाती, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सारोदी सैकिया का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। इसका जो राइट आंसर है वो है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य इनकी विशेषता है। और 2015 में सैकिया को, मतलब सारोदी सैकिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, प्रदान किया गया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन खेल से था कि हाउस डेट का संबंध किस खेल से है, शब्द का संबंध किस खेल से है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है, कूलाम का नियम किससे संबंधित है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हो गया कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किससे संबंधित है, इसके बारे में आप पूछा गया था। कूलाम का नियम आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण से संबंधित है, मतलब आवेश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में इसको नदहबा या राज्य उत्सव कहते हैं। 10 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है और इसकी शुरुआत नवरात्रों, मतलब नवरात्रि, और इसका जो आखिरी दिन होता है वो विजयादशमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीडीपी की गणना कैसे करते हैं। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, कर्मचारियों का मुआवजा प्लस सकल परिचालन अधिशेष प्लस सकल मिश्रित आय प्लस उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। ठीक है, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, कौन नापता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है क्या है, ये एक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारत की एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है, तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, एक बटन ही दबाना है। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि फारसी त्योहार नवरोज के प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन। ठीक है, बलबन वो पहला व्यक्ति था जिसने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, नवरोज है क्या, ये थोड़ा नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। नवरोज मतलब ये पारसी नववर्ष है। ठीक है, पारसी नववर्ष को नवरोज के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं, पारसी नववर्ष वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक पहला 21 मार्च को और दूसरा 16 अगस्त को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है वो है 61.80%। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 71.20% है, महिलाओं का 51.50% है। ठीक है। इस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी में भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेम बिहारी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है कि पोला त्योहार का संबंध किस राज्य से है? पोला त्योहार का संबंध महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला ये एक धन्यवाद त्योहार है। किसको धन्यवाद? बैलों को। ठीक है, मतलब बैलों के महत्व को स्वीकार करने वाला त्योहार है पोला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 25 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 25 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो देखिए, भारत में जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 19 ग। ठीक है। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 2011 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 19 ग जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या अनुबंध किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ई शक्ति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? जिसका राइट आंसर है भारत सरकार वित्त मंत्रालय। ठीक है। क्या है ई शक्ति योजना? जो भी आपके समितियां हैं, मतलब जो महिलाओं द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं, महिला जो समूह हैं, महिला समूह के डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटलीकरण करने की योजना है ई शक्ति योजना। ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पिछले दिनों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन कि अलामेल वर्ली का संबंध किस नृत्य से है? जिसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में पंडालुर शैली की आप अग्रणी प्रतिपादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, एंटोनिम ऑफ इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट का एंटोनिम क्या होगा? फिक्स्ड, लिमिटेड, क्लियर। ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। अगला क्वेश्चन है इडियम कट टू द चेस मीनिंग। ठीक है, कट टू द चेस का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट या डील विद द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड नॉट वेस्ट टाइम विथ थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब काम की बात करिए, फालतू चीज़ों में समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, कट टू द चेस का यही मतलब होता है। साथियों, तीनों शिफ्ट के जो भी प्रश्न मिल पाए थे वो मैंने आपको एनालिसिस करा दिया। जो प्रश्न छूट गए हैं, नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, उसको मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। चौथे शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम
चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से चारों शिफ्टों का क्वेश्चन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और दूसरी बात ये, अगर अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत